नमस्कार। आज हम बात करेंगे इकोलॉजी के बारे में। ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी इस दुनिया में, हमारे प्लैनेट पर हर एक चीज दूसरी चीज से कैसे जुड़ी हुई है। सोचिए, एक जंगल, एक एक्वेरियम और हमारा पूरा का पूरा प्लैनेट। इन सब में कॉमन क्या है? जवाब है, ये सभी इकोसिस्टम है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र। इकोसिस्टम को ना एक बहुत बड़ी पहेली की तरह समझ सकते हैं, जहां हर छोटा बड़ा टुकड़ा, चाहे वो जिंदा हो या बेजान, सब एक दूसरे से जुड़कर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो इन कनेक्शंस को बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए इकोलॉजी की दो सबसे बेसिक चीजों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है पर्यावरण, यानी एनवायरनमेंट। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, हमारे आसपास मौजूद हर चीज, हवा, पानी, मिट्टी से लेकर वो सारे जीव जंतु जिनके साथ हम रहते हैं। और इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र वो जगह है जहां ये जिंदा और बेजान चीजें आपस में इंटरैक्ट करती हैं, एक दूसरे पर असर डालती हैं। इसी से एक सिस्टम बनता है, जैसे कि कोई तालाब हो या कोई जंगल। तो सवाल यह है कि ये इकोसिस्टम आखिर बनते कैसे हैं? हर इकोसिस्टम के दो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, दो तरह के हिस्से। तो हर इकोसिस्टम में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। एक होते हैं बायोटिक, यानी जैविक, मतलब सारी जिंदा चीजें, और दूसरे होते हैं एबायोटिक, यानी अजैविक, मतलब सारी बेजान चीजें, जैसे हवा, पानी, तापमान। और हाँ, ये इकोसिस्टम भी दो तरह के हो सकते हैं। एक तो होते हैं नेचुरल, जो कुदरत ने खुद बनाए हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा जंगल या समंदर। और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल, यानी मैन मेड, जैसे हमारे घर का बगीचा या फिर एक एक्वेरियम। चलिए अब जरा इन बायोटिक यानी जिंदा चीजों पर फोकस करते हैं। देखते हैं कि खाने पीने के हिसाब से इकोसिस्टम में किसका क्या रोल होता है। देखिए, किसी भी इकोसिस्टम में मोटे तौर पर तीन मेन रोल्स होते हैं। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर आते हैं कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ता, जो खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। और आखिर में होते हैं डीकंपोजर्स यानी अपघटक, जो मरे हुए जीवों को सड़ा गलाकर वापस मिट्टी में मिला देते हैं। अब ये जो कंज्यूमर्स है ना, ये भी कई तरह के होते हैं, जैसे हर्बीवोर यानी शाकाहारी, जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं। फिर कार्निवोर यानी मांसाहारी, जो दूसरे जानवरों को खाते हैं। ओमनिवोर यानी सर्वाहारी, जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं। और हाँ, पैरासाइट्स यानी परजीवी भी होते हैं, जो किसी दूसरे जीव के शरीर पर रहकर अपना खाना हासिल करते हैं। और ये जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर वाले सारे रोल्स हैं, ये सब मिलके बनाते हैं एक फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला। फूड चेन असल में और कुछ नहीं, बस एनर्जी के एक से दूसरे जीव तक पहुंचने का रास्ता है। एक फूड चेन में एनर्जी का फ्लो हमेशा वन वे होता है, एक ही दिशा में। जैसे मान लीजिए घास को खाया टिड्डे ने और टिड्डे को खा लिया मेंढक में, तो एनर्जी घास से टिड्डे और फिर मेंढक तक पहुंची। इस चेन के हर स्टेप को एक ट्रॉफिक लेवल या पोषी स्तर कहते हैं, और इसकी शुरुआत हमेशा सबसे नीचे यानी पहले लेवल पर प्रोड्यूसर से होती है, जैसे कि पेड़ पौधे। लेकिन यहां एक बहुत ही जरूरी बात समझने वाली है, एक लेवल से दूसरे लेवल तक सारी की सारी एनर्जी कभी नहीं पहुंचती। इसे कहते हैं 10% लॉ। इसके हिसाब से हर अगले ट्रॉफिक लेवल पर सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, बाकी 90% तो उस जीव की अपनी लाइफ एक्टिविटीज में, जैसे चलने फिरने, सांस लेने में ही खर्च हो जाती है। और यही वजह है कि ज्यादातर फूड चेन्स 4 या 5 लेवल से ज्यादा लंबी होती ही नहीं हैं। एनर्जी के इस लॉस का एक बहुत ही खतरनाक नतीजा भी होता है, जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसका मतलब यह है कि अगर इकोसिस्टम में कोई जहरीला केमिकल, जैसे कि कीटनाशक आ जाए, तो वो हर अगले ट्रॉफिक लेवल पर और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यानी जमा होता जाता है। मतलब वो केमिकल पौधे से ज्यादा हिरन में और हिरन से ज्यादा शेर में जमा होगा। और क्योंकि इंसान अक्सर फूड चेन के टॉप पर होते हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसानदेह केमिकल्स हमारे शरीर में जमा हो सकते हैं। चलिए अब जरा बड़े स्केल पर देखते हैं कि ये सब कैसे काम करता है। हमारे प्लैनेट की ओजोन लेयर की कहानी इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे हमारा असर पूरे के पूरे ग्लोबल इकोसिस्टम पर पड़ता है। हम सब जानते हैं कि ओजोन लेयर हमारी धरती के चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह है, एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट। ये सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट यानी यूवी किरणों को सोख लेती है और हम सबकी रक्षा करती है। लेकिन 1980 के दशक में पता चला कि ये कवच कमजोर पड़ रहा है।
इसकी वजह थे कुछ केमिकल्स, खासतौर पर CFCs, जो फ्रिज और AC में इस्तेमाल होते थे। फिर क्या हुआ? पूरी दुनिया एक साथ आई और इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए। ओजोन की कहानी ये साफ दिखाती है कि हमारे एक्शन का असर पूरे प्लैनेट पर पड़ सकता है। और इसी जिम्मेदारी की बात हमें हमारे आखिरी टॉपिक पर ले आती है, और वो है वेस्ट मैनेजमेंट, यानी हम जो कचरा पैदा करते हैं उसे कैसे मैनेज करें। तो देखिए, जो भी कचरा हम पैदा करते हैं वो मोटा मोटा दो तरह का होता है। एक है बायोडिग्रेडेबल, मतलब ऐसा कचरा जो बैक्टीरिया जैसे छोटे छोटे जीव आसानी से तोड़ सकते हैं और मिट्टी में मिला सकते हैं। और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसे कुदरत अपने आप खत्म नहीं कर सकती, जैसे कि प्लास्टिक। तो इस कचरे से निपटने के लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूला है, 3 Rs: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। मतलब सबसे पहले तो कचरा पैदा करना ही कम करें, फिर चीजों को फेंकने के बजाय उनका बार बार इस्तेमाल करें, और जब कोई और चारा ना बचे तो उसे रिसाइकिल करें। तो एक छोटे से पौधे से लेकर पूरे प्लैनेट तक सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और यही बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।